वेलकम टू आवर थिंक एंड ग्रो रिच सीरीज, बुक सीरीज। आइए शुरू करते हैं ये वंडरफुल किताब। आज हम सब वापस एक बार और लेट्स स्टार्ट। वंडरफुल। हमने किताब कल यहाँ खत्म की थी, हम आज ये शुरू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट अ वंडरफुल जर्नी। ये जानना जरूरी है कि ज्ञान को कैसे खरीदा जाए। अजीब लगेगा पढ़ने में, बट हाँ, कल हमें बोला गया था कि हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है, सीखना है, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना है। तो अब अपग्रेड करने के लिए हमें क्या पेमेंट करनी पड़ेगी, कैसे करना पड़ेगा, आइए समझते हैं। कहते हैं कि शिक्षा जब पाते हैं, जब कुछ देते हैं, तभी हमें कुछ मिलता है। आइए इसको भी समझ लें आज कि क्या बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप यह जान लें कि आपको किस विशिष्ट ज्ञान की जरूरत है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप उस ज्ञान में कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। बहुत हद तक जीवन में आपका प्रमुख लक्ष्य वह लक्ष्य है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। ये तय करेगा कि आपको किस ज्ञान की आवश्यकता है। इस प्रश्न का जवाब मिल जाने के बाद आपका अगला कदम ये होगा कि आप वह सही जानकारी हासिल कर लें और इस ज्ञान के विश्वसनीय स्रोतों को खोजें। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण है अपना अनुभव और शिक्षा। आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, पहला तो वो। सेकंड, दूसरों के सहयोग, मास्टरमाइंड सहयोग। जो लोग बहुत विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा उनके एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या अनुभव किया है और क्या आपको सिखा रहे हैं। थर्ड, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन मिलती है। फोर्थ, सार्वजनिक पुस्तकालय में इंसान ने अब तक जितना ज्ञान हासिल किया है वह सारा ज्ञान पुस्तकों और पीरियोडिकल्स के द्वारा हासिल किया जा सकता है। इसलिए किताबें पढ़ना एक बहुत एसेंशियल टूल है। और किताबें तो आजकल तो ई किताबें आ गई। अभी भी हमने कौन से बहुत कम लोगों ने किताब खरीदी है, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऐसी ऑनलाइन बहुत सारी किताबें हैं। पांचवा, विशेष प्रशिक्षण कोर्स, खास तौर पर नाइट स्कूल और होम स्टडी स्कूल्स। जब ज्ञान हासिल किया जाए तो उसके बाद अपने निश्चित लक्ष्य के लिए योजना बनाकर इस प्रयोग में लाया जाए। ज्ञान का कोई मूल्य ज्ञान की जरूरत है। फिर यह जानने के लिए कि कोई विशिष्ट ज्ञान आपको किस विश्वसनीय सूत्रों से मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट हम सबको समझना कि हम क्या चाहते हैं लाइफ में, क्या चीज है जो हम सीखना चाहते हैं। हर क्षेत्र में सफल लोग अपने प्रमुख लक्ष्य, बिजनेस या प्रोफेशन के संबंधित विशिष्ट ज्ञान हासिल करते ही रहते हैं। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जो लोग सफल नहीं हैं वे आमतौर पर इस गलतफहमी के शिकार होते हैं कि स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद सीखने का दौर समाप्त हो जाता है। सच्चाई यह है कि स्कूल की पढ़ाई तो सिर्फ विद्यार्थी को वो रास्ता भर है जिसके द्वारा व्यवहारिक ज्ञान हासिल किया जा सकता है। आज का युग विशेषता का युग है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट डायरेक्टर्स रॉबर्ट पी मूर ने सच्चाई का एक अखबार में रेखांकित किया था। कई वर्षों बाद रोजगार देने वाली कंपनी के सलाहकारों ने बताया कि नियोक्ता जो कैंपस में नौकरी के लिए छात्रों को हायर करे जाते हैं, वे किसी विशेष क्षेत्र जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री जैसे विषय को पढ़ाई किए होते हैं, उन्हें तवज्जो देते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को बड़ी ही जल्दी उत्पादन में लगाया जा सकता है, बजाय उन विद्यार्थियों को जिन्होंने कला की व्यापक किंतु उत्पादन के लिहाज में अनुपयोगी पढ़ाई की है। जब हम एजुकेटेड होते हैं, जब हमने कुछ स्पेशलाइजेशन करी होती है, हमारी ज्यादा वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेटेड एजुकेशन करी है, उसको हम सीख के तुरंत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनमें एक बहुत योग्यता होती है, 18 से 20 वर्ष की उम्र में वे निश्चित नहीं होती, जिस वजह से वे किसी विशिष्ट कोर्स को नहीं चुन पाते हैं जिससे उनका करियर बन सके। इनमें से कई लोगों ने ग्रेजुएशन की विविध पढ़ाई करने के बावजूद पोस्ट ग्रेजुएशन में करियर उपयोगी शिक्षा हासिल कर सकते हैं।
इस पुस्तक के युवा पाठकों को किसी करियर उपयोगी कोर्स के लिए तब तक नहीं भागना चाहिए जब तक कि वे इसके अवसरों और नुकसान की संपूर्ण जानकारी नहीं हासिल कर लेते हैं। आजकल बड़ा वो कल्चर हो गया है कि अब स्कूल चलते हैं, देखा जाएगा किसमें इंटरेस्ट आएगा। बट जब आप 15-16 साल के होते हो, क्लास 10th पास करते हो, 11th-12th में आपको एक करिकुलम कोर्स लेना है। इसीलिए आजकल के टाइम पे आपका क्या एप्टीट्यूड है टेस्ट करने के लिए कोर्सेज हैं, लोग हैं जो आपको बता दें कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, या आपको कोई पैशन मालूम पड़ गया तो फैंटास्टिक, नहीं मालूम पड़ गया तो इम्पोर्टेंट है जो अगर आप लोग के बच्चे हैं तो उनको इस तरफ गाइड करेगा। कई यूनिवर्सिटी कॉलेज इन सभी के बारे में गाइडेंस उपलब्ध कराते हैं जिससे विद्यार्थी अपने लिए सही निर्णय ले सके। अगर ऐसा कोई भी असुविधा उपलब्ध नहीं है तो विद्यार्थियों को क्षेत्र के बारे में अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए और अधिक से अधिक उन लोगों से बात करनी चाहिए जो क्षेत्र में कार्यरत हैं। हर करियर की यूनिवर्सिटी डिग्री की जरूरत नहीं होती। आज के दौर में कुछ अलग तरह के ट्रेनिंग कोर्स भी उपलब्ध हैं। कई यूनिवर्सिटी ने इन लोगों के एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए हैं जिन्हें करियर उपयोगी ज्ञान की जरूरत है। कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी उन लोगों के लिए चलाती हैं जिन्हें अपनी कौशल का अतिरिक्त उपयोगी बनाना होता है। ये कोर्स अधिकांश शाम को या फिर सप्ताह अंत में दिए जाते हैं। जिसपे नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति भी शामिल हो सकें। होम स्टडी प्रोग्राम को डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। जो पत्राचार था या फिर इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। इस तरह की शिक्षा को सबसे बड़े फायदा ये होता है कि आपके पास जब भी वक्त हो आप पढ़ सकते हैं। अगर इस तरह के कोर्स सावधानी से चुने गए हैं तो ये आपका स्पष्टीकरण और अधिक जानकारी के लिए मेल से बहुमूल्य उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं। अगर आपके पास स्वयं का अनुशासन है तो आप इन प्रोग्राम में इस विशेष ज्ञान अर्जित करने के बर्बाद हुए अवसर की भरपाई कर सकते हैं जो स्कूलिंग के समय वह मुफ्त भी उपलब्ध थी। सिंपल चीज बोली जा रही है, एजुकेशन के लिए कभी भी हम ओल्ड नहीं होते। हम कभी भी अपनी स्किल्स को बदल सकते हैं, हम कभी भी चेंज कर सकते हैं अपना माइंडसेट, अपना एजुकेशन, कोई भी एज में। इंटरनेट ने इतने अपॉर्चुनिटीज दिए हैं कि अगर हमें विशिष्ट ज्ञान अर्जित करना है तो पॉसिबल है। आजकल लगातार बदल रही अर्थव्यवस्था के कारण ये हजारों लोग के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि उनके पास पैसा कमाने के अन्य साधन भी होने चाहिए। ऐसा कब समय आ जाए कि उन्हें नौकरी के से हाथ गंवाना पड़े और उन्हें नई नौकरी की तलाश करनी पड़े। कभी कभी कोई सामान नहीं बिक रहा होता है तो अच्छा व्यापारी उस सामान को उस दूसरे प्रोडक्ट के साथ रहता है जिसकी अधिक डिमांड होती है। अगर उनकी सर्विस अपेक्षित परिमाण नहीं दे पा रही है तो उन्हें अपने प्लान में बदलाव करने की जरूरत होती है जहां से उन्हें बेहतर परिणाम हासिल हो सके। जिन लोगों ने स्कूलिंग के बाद सीखना छोड़ दिया है वे लोग संपूर्ण जीवन मध्यम वर्गीय जीवन यापन करते हैं। सफलता का द्वार लगातार सीखने के रास्ते में से खुलता है। आइए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं। ग्रोसरी स्टोर के एक सेल्समैन ने अचानक अपने आप को बेरोजगार पाया क्योंकि उसके पास बुक कीपिंग का कोई अनुभव था, इसलिए उसने अकाउंटिंग का कोर्स कर लिया। उसने अपने आप को बुक कीपिंग और ऑफिस उपकरणों के नवीनतम रूपों से परिचित करवाया और उसने खुद को बिजनेस शुरू करने की दिशा में कदम रखा, खुद का बिजनेस शुरू करने की दिशा में कदम रखा। उसने अपने काम की शुरुआत उसी ग्रोसर से की जिसके लिए वह पहले काम किया करता था। इसके बाद उसने 100 से अधिक व्यापारियों से कांटेक्ट किया कि वह उनका हिसाब किताब रखेगा और बदले में नाम मात्र का मासिक शुल्क लेगा। इसका विचार इतना व्यावहारिक था कि जल्दी ही उसे कुछ छोटे डिलीवरी ट्रक में एक पोर्टेबल ऑफिस बनाना पड़ा जिसमें आधुनिक बुक कीपिंग वाहनों का दस्ता था।
और उसके पास सहयोगियों का एक बड़ा स्टाफ है, जिनके द्वारा छोटे छोटे व्यापारियों से बहुत कम कीमत में बहुत ज्यादा और बहुत उम्दा अकाउंटिंग सेवा देता था। विशिष्ट ज्ञान और कल्पना वे तत्व हैं जिनके कारण ये अद्भुत एवं सफल बिजनेस बन पाया। पिछले साल इस बिजनेस के मालिक ने जितना इनकम टैक्स चुकाया वह उस आदमी से 10 गुना था, जो उसे तब तब होती है जब वो ग्रोसरी की दुकान में सेल्समैन हुआ करता था। तो इसने क्या किया, जॉब जब हटी उसको भी एक अपॉर्चुनिटी माना, अपने आप को अपग्रेड किया, नए कोर्सेज सीखे और फिर उसने अपना बिजनेस शुरू किया, वो भी बहुत कम पैसे लेकर। और वॉल्यूम बढ़ा, काम बढ़ा, तो पैसे उतने ही लगाए तो उसके क्या हुआ, बहुत ज्यादा काम चल गया, 10 गुना कमाने लग गया, जो वो अकेले नहीं कमा पाता जॉब करने पे। इस सफल बिजनेस की शुरुआत सिर्फ एक विचार से हुई। बेरोजगार सेल्समैनों को ये विचार देने के बाद मैं अब एक और विचार देना चाहता हूं जिसमें इससे भी ज्यादा आमदनी की संभावना है। यह विचार उस सेल्समैन द्वारा सुझाया गया था जिसने सेलिंग छोड़ दी और वो होलसेल स्तर पर बुक कीपिंग के बिजनेस में गया। जब उसकी बेरोजगारी की समस्या के बारे में प्लान सुलझाया गया, उसने तुरंत कहा, मुझे विचार पसंद आया परंतु मैं नहीं जानता कि इसे कर्ज में कैसे बदला जाए। दूसरे शब्दों में उसने शिकायत की कि बुक कीपिंग का ज्ञान हासिल करने के बाद उसे मालूम नहीं था कि उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए। इसलिए उसने एक और समस्या की जो सुलझाया जाना था। एक युवा महिला टाइपिस्ट की मदद से उसने पूरी कहानी लिखी और एक बहुत आकर्षक पुस्तक तैयार की, जिसमें बुक कीपिंग के नए सिस्टम्स के लाभों का वर्णन किया गया था। सभी पृष्ठों को सुंदरता से टाइप किया गया और एक साधारण स्क्रैप बुक में लगा दिया गया, जिसमें नए बिजनेस की कहानी इतनी प्रभावी ढंग से कही गई थी कि इसके मालिक के पास इतने ज्यादा अकाउंट आ गए कि उन्हें संभालने में उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी। देश भर में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें ऐसे मार्केटिंग विशेषज्ञ की सेवाओं की जरूरत है, जो उनकी व्यक्तिगत सेवाओं को की मार्केटिंग कर सकें और उनके लिए एक आकर्षक बायोडाटा तैयार कर सकें। यहाँ पर जो विचार दिया जा रहा है वह आवश्यकता की उपज है, आपातकालीन परिस्थितियों में उठाए गए कदम है, परंतु इसमें एक से अधिक लोग का भला हुआ। वह महिला जिसके दिमाग में विचार आया उसकी काल्पनिक शक्ति बहुत पैनी थी। उसने तत्काल समझ लिया कि इस विचार में एक नए प्रोफेशन की शुरू करने की ताकत है, जिसके द्वारा उन हजारों लोग की सेवा की जा सकती है जिन्हें व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करने के लिए प्रैक्टिकल मार्गदर्शन की जरूरत थी। जब इस महिला को व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करने से पहले अपना प्लान में तत्काल सफलता मिली तो उसे प्रेरणा मिली। इसके बाद उस ऊर्जावान महिला ने अपने पुत्र की तरह की समस्या का समाधान खोजा। जब कभी प्रॉब्लम आए लाइफ में, हमें सोल्यूशन खोजना है, हमें ऑल्टरनेट खोजना है। उसका पुत्र अभी अभी कॉलेज से निकला था, परंतु उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उस महिला ने अपने पुत्र के लिए जो मार्केटिंग प्लान बनाया वह व्यक्तिगत सेवाओं को बेचने का मेरे द्वारा लिखा गया सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जब प्लान पुस्तिका पूरी हुई तो इसमें टाइप किए गए 50 पेज थे और संपूर्ण जानकारी दी गई थी। इस प्लान पुस्तिका में यह भी बताया गया था कि उसके पुत्र को किस तरह का पद चाहिए। इसके अलावा इसमें यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि वह उस पद पर किस तरह काम करेगा। प्लान पुस्तिका की तैयारी में कई सप्ताह की मेहनत लगी, जिस दौरान उस महिला ने अपने पुत्र को हर दिन सार्वजनिक लाइब्रेरी में भेजा, जहां से वह अपनी नौकरी से जुड़ी हुई सर्वश्रेष्ठ किताबों में डेटा लेकर आता। उसने अपने पुत्र को उसके संभावित नियोक्ता के सभी प्रतियोगियों के पास भी भेजा और ये महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करवाई कि उनके लिए बिजनेस की कौन सी विधियां महत्वपूर्ण है। प्लान बनाने में यह जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई, क्योंकि उसके द्वारा ये जाना गया कि वह अपने अपेक्षित पद पर किस तरह काम करेगा। जब प्लान बनकर तैयार हो गया तो उसमें आधा दर्जन से अधिक श्रेष्ठ सुझाव थे, जिनके द्वारा संभावित नियोक्ता का वो लाभ हो सकता है और उसका बिजनेस को बेहतर बन सकता है। आपकी इच्छा हो सकती है कि आप पूछे, नौकरी हासिल करने के लिए इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत है?
इसका जवाब ये है, किसी काम को अच्छी तरह से करने में थोड़ी मशक्कत हो जाती है तो क्या बुरा है। उस महिला ने अपने पुत्र के हित को ध्यान में रखते हुए जो प्लान बनाया, उससे उसे पहले इंटरव्यू में वह नौकरी मिल गई जिसके लिए उसने आवेदन किया था और उसे वही वेतन दिया गया जो उसने मांगा था। यही नहीं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि नीचे के स्तर से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। उसने जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर एग्जीक्यूटिव की तनख्वाह पर अपना करियर शुरू किया। इतनी मशक्कत क्यों करना? इसलिए क्योंकि अगर इस युवक ने नीचे से शुरुआत करी होती और उसकी निरंतर तरक्की की होती तो उसे इतने ऊपर उठने में कम से कम 10 साल का समय लगता, जबकि प्री डिसाइडेड प्रस्तुति की वजह से एक ही झटके में उसे नौकरी मिल गई थोड़े हायर पोस्ट पे। नीचे से नौकरी शुरू करना और ऊपर के पदों पर निरंतर तरक्की करने का विचार हालांकि दमदार नजर आता है, परंतु इसमें सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि लगातार लोग नीचे से शुरुआत करते हैं और वे अपने सर को इतना ऊपर उठा नहीं पाते कि अवसर नहीं देख पाए और इसलिए हमेशा नीचे ही बने रहते हैं। हमें यह भी याद रखना है कि नीचे से जो दृश्य दिखता है वह बहुत आकर्षित नहीं होता। इसमें महत्वाकांक्षा का गला घुटने की प्रवृत्ति होती है। हमें इस रूटीन से में फंसना भी कह सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें अगर किसी की आदत पड़ जाती है, इसलिए हम अपनी तकदीर को स्वीकार कर लेते हैं और डेली रूटीन की आदत डाल देते हैं। यह आदत अंततः इतनी प्रबल हो जाती है कि हम इससे बाहर निकलने की कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। यह एक और कारण है जिसकी वजह से हमें सबसे नीचे की पायदान को 1 या 2 पायदान ऊपर से शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करने से आदमी को ये आदत डाल देता है कि ताकि वो अपने चारों तरफ देख सके कि लोग किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, फिर वह अवसरों को पहचान सकें और उन्हें गले लगाकर बिना झिझक आगे बढ़ सकें। तो स्टार्ट करना एकदम फाउंडेशन से कोई मतलब, इसमें वो एक रेपरकशन बताया जा रहा है कि आपको आदत ही नहीं पड़ेगी ऊपर बढ़ने की, लेकिन जब आपने फर्स्ट टाइम ही थोड़ी सी पदोन्नति ले ली तो आपको पता है कि लगन से, मेहनत से, काम से आपका एलिवेशन, आपका प्रमोशन हो सकता है एंड उससे आप थोड़ा सा इंस्पायर हो जाते हो। डैन हेल्पिन के उदाहरण का एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। अपने कॉलेज के दिनों में वे प्रसिद्ध 1930 नेशनल चैंपियनशिप नॉट्रे डैम फुटबॉल टीम के मैनेजर थे जब वह स्वर्गीय न्यूट रोकने में निर्देश में थे। हेल्पिन ने बड़े ही निराशाजनक समय में अपना कॉलेज पूरा किया क्योंकि उस वक्त मंदी के कारण नौकरियां कम हो गई थी। इसलिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मोशन पिक्चर्स के साथ पावन मारने के बाद उन्होंने अपने भविष्य की संभावना का पहला कदम पहचाना। कमीशन बेसिस पर बिजली की हायरिंग एड्स बेचना शुरू किया। लगभग 2 साल तक उन्होंने ये काम लगातार किया, हालांकि वह इस काम को कतई पसंद नहीं करते थे और वह ऊपर भी नहीं उठ पाए। अगर उसने अपने असंतोष को दूर ना किया होता तो उसने सबसे पहले तो यह लक्ष्य बनाया कि वह अपनी कंपनी को अपनी कंपनी में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बनेंगे और उन्हें ये नौकरी मिल गई। ऊपर की तरफ उठाए गए इस कदम ने उस भीड़ से इतना ऊपर चढ़ा दिया उन्हें जिससे वह अधिक बड़े अवसर को देख पाए। इसलिए इसके अलावा उसने अपने आप को इतना ऊपर उठा लिया था जहां वह अवसर भी देख सकते थे। उसने अपने हियरिंग एड बेचने के मामले में इतना शानदार रिकॉर्ड बनाया कि प्रतिद्वंदी कंपनी डिक्टोग्राफ प्रोडक्शन कंपनी के चेयरमैन AM एंड्रयूज ने जाना चाहा कि आखिर डैन हेल्पिन नाम का ये आदमी है कौन जो लंबे समय से काम कर रहा है, डिक्टोग्राफी कंपनी की सेल्स को इतने कम करवा रहा है। उसने हेल्पिन को मिलने के लिए बुलाया। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो हेल्पिन नया सेल्स मैनेजर बन गया जिसे अकाउंट्स डिवीजन का चार्ज दे दिया गया। फिर वह देखने के लिए युवा हेल्पिन किस मिट्टी का बना है। मिस्टर एंड्रूज 3 महीने के लिए फ्लोरिडा चले गए और हेल्पिन को सूखे हाल पर छोड़ दिया, चाहे वो डूबे चाहे वो मरे।
फिर वह डूबा नहीं। न्यूटन रोकने की भावना सारी दुनिया उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है, डूबते हुए सूरज को कोई दिखता नहीं है, ने उसे प्रेरित किया। उसने अपने काम को इतनी बढ़िया ढंग से किया कि उसने अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट उसे चुन लिया गया। वह एक ऐसा पद था जिसे अधिकांश लोग 10 साल की निष्ठा भरी मेहनत के बाद हासिल करके गर्व को अनुभव करते। हेल्पिन ने पद 6 महीने में मिल गया। कहां 10 साल, कहां 9.5 साल का मुनाफा। यह पूरी फिलॉसफी में इस बिंदु पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम चाहें तो हम उन परिस्थितियों को नियंत्रण करने में सक्षम हैं जिनके द्वारा हम ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं, नीचे ही बने रहते हैं। इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं कि सफलता और असफलता दोनों ही बहुत हद तक आदत का परिणाम है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि अमेरिका के महानतम फुटबॉल कोच के साथ करीबी रूप में जुड़े रहने के कारण डैन हेल्पिन ने मन में सर्वश्रेष्ठ बनने की प्रबल इच्छा थी, जिसने नॉटरडेम फुटबॉल टीम को विश्व प्रसिद्ध बनाया, वर्ल्ड फेमस बनाया। यह सच है कि हीरो का अनुसरण एक बहुत अच्छा विचार है, बशर्ते आप विजेता का अनुसरण करें। असफलता और सफलता दोनों ही स्थितियों में बिजनेस सहयोगी महत्वपूर्ण होती हैं। इस सिद्धांत में मेरा विश्वास तब सही हुआ जब मेरा पुत्र ब्लेयर डैन हेल्पिन के साथ एक बात के बारे में चर्चा कर रहा था। प्रतियोगी कंपनी उसे अपनी तनख्वाह देती। श्रीमान हेल्पिन ने उसके सामने प्रारंभ से ही उससे आधी तनख्वाह का प्रस्ताव रखा। मैंने अपने पुत्र पर पिता की हैसियत से भावनात्मक दबाव डाला और उसे राजी कर लिया कि वह श्रीमान हेल्पिन के साथ काम करे। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा विश्वास है कि ऐसे आदमी के साथ करीबी संबंध बनाना एक अमूल्य अनुभव है जो परिस्थितियों के साथ कभी भी समझौता नहीं करता। इस लाभ को धन से नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हम सबके लिए कि अगर कोई सामने वाला बहुत रिसोर्सफुल है, बहुत इंस्पिरेशनल है और आपको बिना मनी या बहुत कम मनी के साथ भी काम करने का मौका मिले तो ग्रैब कर लेना चाहिए। बिकॉज जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो आप कुछ करे हुए से आपको फिर भी नहीं मिलेगा जो आपको डायरेक्ट काम करके मिल सकता है, बिकॉज वो अमूल्य है, एब्सोल्युटली प्राइसलेस है। अपने कौशल को बढ़ाकर ऊंचाइयों में पहुंचना सिर्फ व्यापार के लोगों तक ही सीमित नहीं है। माइकल जॉर्डन हर कदम में बड़ी मेहनत की, जिसकी वजह से अपने युग के सबसे महान एथलीट में से वो एक बने। उनके पास जीतने के लिए दृढ़ शक्ति थी और खुद को शेप में रखना और अपने बेस्ट खेलने के लिए असीम इच्छा शक्ति थी। वह दिन प्रतिदिन अपने मान को ऊंचा करने और अपने रिकॉर्ड को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध थे। अगर हमारे अंदर जज्बा है, इच्छा है कि हम कुछ कर गुजरेंगे तो 100% होगा। तो जॉर्डन ने बचपन से ये तथ्य सीख लिया था। हाई स्कूल में उन्हें टीम से निकाल दिया गया था, पर उनकी टीम में वापस लौटने की प्रतिबद्धता ने उन्हें अधिक अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया, जो वे आज भी अनुसरण करते हैं। वे हर कदम की चुनौती की तरह लेते हैं और हर एक नए वर्ष की उम्मीदों तक उसका स्वागत करते हैं। खेल से कुछ वर्ष दूर रहने के पश्चात भी जब उन्होंने बास्केटबॉल में वापसी की तो उनके आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया था कि उनका शिखर का वक्त जा चुका है। अब वो धीरे से पीछे पड़ गए और कोई भी चैंपियनशिप जीत नहीं सकते। उन्होंने इस आलोचना की चुनौती की तरह लिया। तो लोग लाइफ में हम सबको बहुत चुनौतियां देंगे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, उनकी बातें नहीं सुनना। अगर आप इंस्पायर्ड हैं तो अपने दृढ़ विश्वास रखिए अपने ऊपर, लोगों की बात को सुनने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट उसको एक चैलेंज की तरह ले लीजिए। वे और अधिक मेहनत करने लगे, हमेशा से अधिक। उन्होंने पर्सनल ट्रेनर के साथ 1 वर्ष की ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान किया, अपने जिम पर अधिक मेहनत करने लगे। उन्होंने पाया कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे शरीर के लक्षण आपको बताने लगते हैं कि शरीर को किस तरह ऐसे शेप में लाया जा सकता है, जैसे चैंपियनशिप स्तर पर लगातार खेला जा सकता है। परिणाम बहुत बढ़िया निकले। जॉर्डन ने अपनी टीम को 1996 और 1997 की चैंपियनशिप में जीत दिलाई और खुद दोनों ही वर्ष
मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का किताब भी ले लिया उन्होंने। माइकल जॉर्डन की दृढ़ता हमें ये सिखाती है कि किसी तरह प्रतिबद्ध होकर अपने उम्र और अपने आलोचकों से आगे बढ़ा जा सकता है। प्रतिबद्धता सिर्फ पहला कदम है, जिसके इसके बाद कठिन परिश्रम, शारीरिक और मानसिक व्यायाम भी बहुत जरूरी है, जो आपको शिखर पर पहुंचा सकते हैं। नीचे से शुरू करना ठीक है नहीं है। किसी भी आदमी के लिए निकाल स्थान बोरियत भरा, भयावह और लाभहीन स्थान है। इसलिए मैंने इस बारे में इतने विस्तार से बताया है कि अगर सही योजना बनाई जाए तो नीचे शुरुआत करने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। जिस महिला ने के पाने बेटे के लिए पर्सनल सर्विस सेल्स प्लान बनाया था, उसे देश भर के लोगों का ये आग्रह मिले कि वह उनके लिए भी किसी तरह का प्लान बना दें। वह सभी लोग इसका सहयोग करते थे ताकि उन्हें अपनी व्यक्तिगत नौकरी के बदले अधिक धन प्राप्त हो सके। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि उस महिला की योजना सिर्फ चतुराई भरी सेल्समैनशिप थी, जिसके द्वारा वह उन लोगों को उनकी सेवाओं के बदले में अधिक धन दिलाती थी, जिन्हें वह पहले कम दामों में बेच रहे थे। वह व्यक्तिगत सेवाओं के विक्रेता के अलावा उनके खरीदार का भी ध्यान रखती थी, और इसलिए वह इस तरह की योजना बनाती थी जिससे नियोक्ता को अब अतिरिक्त धन के बदले में पूरा मूल्य मिले। अगर आपके पास कल्पना है, अगर आपके पास ड्रीम्स है, अगर आपके पास इमेजिनेशन है, और अगर आप अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के बदले में अधिक लाभदायक विकल्प खोज रहे हैं, तो ये सुझाव आपके लिए प्रेरक साबित हो सकता है। इस विचार में इतनी अधिक आमदनी संभव है जो औसत डॉक्टर, वकील या इंजीनियर की भी नहीं होती, जिसने कॉलेज में कई साल तक अपने विषय की शिक्षा हासिल की है। दमदार विचारों की कोई निश्चित कीमत नहीं होती। सारे विचारों के पीछे विशेषज्ञ ज्ञान होता है। दुर्भाग्य से जिन लोगों के पास प्रचुरता में धन नहीं होता, उनके लिए विचारों की तुलना में विशिष्ट ज्ञान अधिक प्रचुर मात्रा में होता है और अधिक आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस सच्चाई के कारण उस आदमी की शाश्वत मांग रहती है और उस आदमी के सामने अथाह अवसर होते हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं को बेचने में लोगों की मदद करने में सक्षम है। सक्षमता का अर्थ है कल्पना। सो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन कि मैं कहाँ क्या करना चाहता हूँ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें जब फीलिंग्स का तड़का लग जाए, सो इट बिकम्स प्राइसलेस। इतना अमेजिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है दैट लाइफ में हमें जो चाहिए उसको हम आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो दोबारा पढ़ते हैं। सक्षमता का अर्थ है कल्पना, वह गण जो विशिष्ट ज्ञान को विचारों से जोड़ता है एक ऐसी व्यवस्थित योजना में जिसका लक्ष्य हो अधिक धन प्रदान करना। अगर आप में कल्पना है तो ये अध्याय आपको एक विचार प्रदान कर सकता है जिससे आपको बदौलत मिलनी शुरू हो जाएगी जिसका आप इच्छा रखते हैं। याद रखें, विचार बहुत महत्वपूर्ण है। विशिष्ट ज्ञान आपको कहीं पर भी मिल सकता है, यानी किसी भी चौराहे या गली पे। तो सेशन का हम समझते हैं कि आज मूल क्या है, आज प्रिंसिपल क्या है, लर्निंग टेकअवे क्या है। पहली बात तो हमें अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। लक्ष्य साध लेना चाहिए। उसमें हमें हेल्प चाहिए किसकी? जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो उस फील्ड के मास्टर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनसे एजुकेशन, अपनी स्किल्स को बेटर करना, एक प्लान बनाना कि मुझे इस प्लान से करना है, और अपने आप को अपडेट करना। उससे क्या होता है, हम अपने आप को बेटर बनाते हैं, रेडी हो जाते हैं फॉर द न्यू जॉब दैट यू वांट टेक अप। जॉब है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, सब सामने आ जाएगा अगर हमारे पास कल्पना है, इच्छा शक्ति है और विशिष्ट ज्ञान। ये तीनों कॉम्बिनेशन हमें आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब छठा चैप्टर शुरू होता है, कल्पना। मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगी।
सो चैप्टर नंबर 6, अध्याय 6, कल्पना। कल्पना मतलब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। मन की कार्यशाला, दौलतमंद बनने की ओर 5वां कदम। सो कल्पना वास्तविकता में वह कार्यशाला है जहां इंसान द्वारा बनाए गए सभी प्लान सही आकार में ढलते हैं। यहाँ मन की कल्पना शक्ति द्वारा संवेग या चाहत को आकार, रूप या कार्य रूप दिया जा सकता है। यह कहा गया है कि इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसको वास्तविक रूप भी दे सकता है। अपनी कल्पना शक्ति की मदद से इंसान ने पिछले 50 वर्षों के दौरान प्रकृति की शक्तियों को जितना खोजा है और इतना उनका दोहन किया है, उतना इससे पहले मानव जाति के पूरे इतिहास में नहीं हुआ। उसने हवा को पूरी तरह से जीत लिया है और उड़ने के मामले में पक्षियों को बुरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। तो इस बात को समझते हैं कि क्या इसका पुष्टिकरण है, क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर हमारे अंदर डिजायर है, एक विश है, तो हम किसी भी चीज को शेप, फॉर्म या साइज दे सकते हैं अपने एक्शन के साथ, कार्य रूप के साथ। हम जब तक नहीं करें कार्य, जैसे कार्यशाला का मतलब कार्यशाला, वर्कशॉप। सो अगर हम कार्य या वर्क नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट अगर हमारे पास इमेजिनेशन और एक्साइटमेंट है तो कार्य अपने आप होगा। हमें उसके लिए कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। हम एक्साइटेड रहेंगे तो हम आराम से अपने आप को वर्क कर सकते हैं। और इंसान ने पीछे, बोला जा रहा है कि बहुत आगे चला गया, बर्ड्स को पीछे छोड़ दिया, इतना हमने किया है। उसने करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य का भर मालूम कर लिया है, सूर्य का घर मालूम कर लिया है। उसने विश्लेषण कर लिया है तथा कल्पना की मदद से निर्धारित कर लिया है कि किन तत्वों की मदद से वह बना है। उसने वाहनों की गति बढ़ा ली है और अब वो 600 मील प्रति घंटा से भी अधिक की रफ्तार पे यात्रा कर सकता है। तर्क की दृष्टि से इंसान की इकलौती सीमा उसकी कल्पनाशीलता के विकास और प्रयोग को लेकर है। हम इंसान की लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन किस में रुकती है हमारी? कि हम अपनी इमेजिनेशन को आगे डेवलप नहीं कर पाते, विकास नहीं कर पाते और उसको प्रयोग नहीं करते। अगर हम ये सब करेंगे तो हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। वह अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग के विकास की शिखर पर अब भी नहीं पहुंचा है। उसने तो सिर्फ वह खोज की है कि उसके पास कल्पनाशीलता है और उसने बहुत ही प्रारंभिक तरीके से इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। हमारे पास इमेजिनेशन है, हमने डिस्कवर कर लिया है और थोड़ा थोड़ा हमने शुरू किया है। हमने इमेजिनेशन के पूरे रूप को नहीं लिया है अभी तक। और जो लोग इमेजिनेशन पूरे रूप को समझ जाते हैं वो लाइफ में आगे कहाँ कहाँ बढ़ जाते हैं। इसलिए बोलते हैं जो रिचेस होते हैं वो वर्ल्ड पॉपुलेशन के 0.5% लोग होते हैं, उतने भी नहीं होते। आइए दो तरीके के इमेजिनेशन, कल्पना के दो रूप समझते हैं कि वो क्या टाइप के रूप होते हैं, क्या हमें अपनी लाइफ में यूज करना है। अगर आपका मन हो तो आप लिख भी लीजिएगा, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कल्पना दो तरीके से काम करती है। फर्स्ट तरीका है संशील कल्पना, मतलब क्या बोलेंगे इसको, आर्टिफिशियल, मैनमेड। एक बार कोई इसका मीनिंग देखेगा, सिंथेटिक है क्या? आई थिंक इंग्लिश बुक में सिंथेटिक है शायद। सिंथेटिक इमेजिनेशन, मुझे ऐसा ध्यान है, मतलब आई एम नॉट सो संशील, संशीलप, संशीलिष्ट। ओके, कोई देख के प्लीज बताइएगा मुझे। एक मैसेज आया है 4:35। ओके, या सिंथेटिक, ऋतु इंडोर्स कर रही हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन इंग्लिश बुक में वही लिखा हुआ है। तो सिंथेटिक इमेजिनेशन क्या होती है? कोई बोलेगा सिंथेटिक मतलब कोई कपड़ा है क्या सिंथेटिक है? तो हम समझते हैं इसके द्वारा इंसान पुरानी अवधारणाओं, पुरानी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना हमारे, पुरानी जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, आइडियाज होते हैं या योजनाएं होते हैं, प्लान्स होते हैं, उनके नए कॉम्बिनेशन से व्यवस्थित कर सकता है। आपके पास पुराने थॉट्स हैं, पुराने आइडियाज हैं, पुराने प्लान्स हैं, उनको आप
न्यू कॉम्बिनेशंस में बना सकते हो, नए तरीके खोल सकते हो। इस शक्ति से कुछ नहीं रचा जा सकता, बल्कि यह केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की वस्तु के हिसाब से कार्य करती है। सो जो पावर है इसको बोलते क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन क्या होता है, अनुभव मतलब ऑब्जर्वेशन, शिक्षा मतलब एजुकेशन, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, इससे वो वर्क करती है। आविष्कार करने वाले लोग अधिकतर इसी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका अपवाद सिर्फ जीनियस है, जो अगर सिंथेटिक इमेजिनेशन द्वारा अपनी समस्या को नहीं सुलझा पाता तो वो रचनात्मक कल्पना शक्ति का सहारा लेता है। सो बहुत लोग बोलते हैं कि अगर हम इस फैकल्टी को, इस कल्पना शक्ति को नहीं यूज कर पाते तो हम क्या करते हैं, तब हम जाते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में, क्रिएटिव इमेजिनेशन में। रचनात्मक मतलब क्रिएशन, तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन मतलब आंखों से देखना, कल्पना मतलब इमेजिनेशन, तो दोनों एक ही चीज है। रचनात्मक कल्पना शक्ति के द्वारा इंसान को सीमाबद्ध मन असीम शक्ति से सीधे संपर्क करता है। एक हम लिमिटेड होते हैं और फिर हम मतलब लिमिटलेस हैं, हम अपने आप को एक्सपैंड कर जाते हैं। ये वह शक्ति है जिसके द्वारा प्रेरणा और आभास प्राप्त किए जाते हैं। प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन। सो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है कि अगर हमें इस शक्ति को अपनी लाइफ में आगे बढ़ाना है तो हमें इंस्पिरेशन भी होनी चाहिए और उसकी एक फीलिंग भी होनी चाहिए, वो वाइब्रेशन भी आनी चाहिए। इस शक्ति के द्वारा सभी मूलभूत या नए विचार इंसान को प्रदान किए जाते हैं। सो हम अगर ओपन रिसेप्टिव हैं, अगर हम इमेजिनेशन के क्षेत्र में रेडी हैं, तो क्या होगा, अपने आप लोग आएंगे, अपने आप आइडियाज आएंगे, अपने आप प्लान डाउनलोड होंगे, अपने आप आपको फीलिंग्स आएंगी, गाइडेंस आएगी, बिकॉज आप अपने अंदर की आवाज को सुनोगे। इसी शक्ति के द्वारा कोई इंसान दूसरे इंसानों के अंतर मन के साथ संवाद कर सकता है। आपको पता है, मुझे नहीं पता ये आपको विश्वास होगा कि नहीं, मेरे एक मुंह बोले भाई हैं, वो सदगुरु के बहुत लाइक उनसे बहुत उनका कनेक्शन है। वो हैदराबाद में और सदगुरु कोयम्बटूर में है। दोनों टेलीपैथिकली बातें कर लेते हैं, और ये पहले भी था, इंडिया में पहले भी था। शिष्य ने कुछ पूछा और गुरु पता नहीं कहाँ है और उनको आंसर मिल जाता है। ये क्यों होता है, जब हम अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ा लेते हैं तो हम अपने अंदर के थॉट सुन लेते हैं, और जो हमें गाइड करें, हमारे मेंटर्स, एंजल गार्डियंस, किसी को भी, मास्टर्स, कोई भी बोल लीजिए, वो भी आपको जब कॉन्वर्जेशन करेंगे आप उनकी कॉन्वर्जेशन भी सुन पाओगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप दीज फैकल्टीज। आइए इसको और समझते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन अपने आप काम करती है, जिसका वर्णन आगे आने वाले पृष्ठों में किया गया है। यह शक्ति तभी कार्य करती है जब तार्किक मन बहुत तेज गति से काम कर रहा हो। तार्किक मन क्या होता है, जो एनालिटिकल माइंड होता है हमारा, या कॉन्शियस माइंड होता है हमारा। उदाहरण के तौर पर तार्किक मन प्रबल इच्छा के भाव के द्वारा प्रेरित होता है। रचनात्मक कल्पना शक्ति को प्रयोग करने के द्वारा जितना विकसित किया जाता है वह उतनी ही चौकस रहती है। सो अगर आप इसको यूज करेंगे, ये आपको उतना ही हेल्प करेगी, बिकॉज ये रेडी है आपको हेल्प करने के लिए। सो अगर आप इसको वर्क कर रहे हैं तो ये आपके साथ 100% वर्क करेगी ही। रचनात्मक कल्पना शक्ति इज वेरी 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 पावरफुल। इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कल्पना बिजनेस, उद्योग, फाइनेंस के महान लीडर और महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें रचनात्मक कल्पना की शक्ति को विकसित किया है। जो मूवीज लिखते हैं, जो सॉन्ग्स लिखते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, जो बिजनेसेस करते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने बिजनेस प्लान क्रिएट किया है ना। और बिजनेस प्लान क्रिएट करने में उन्होंने अपनी इमेजिनेशन यूज करी है ना, कि इसका ये प्रॉब्लम है तो इसको ठीक करने के लिए मैं ये चीज ले आता हूँ, सोल्यूशन लोग को ही चाहिए। सो कल्पना की संश्लिष्ट और रचनात्मक शक्तियां प्रयोग के द्वारा अधिक सशक्त बांट जाती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह शरीर की कोई मांसपेशी या अंग उपयोग के द्वारा सुदृढ़ बन जाता है।
सो अगर हम अपनी, मैंने आज सुबह एग्जांपल दिया था, हम सरप्राइज की सेम चीज शाम को भी आती है। हम अपनी मसल यूज करते हैं ना, अगर हम जिम करेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारी मसल स्ट्रांग होंगी, हम वॉक करेंगे तो थाइस की मसल स्ट्रांग होंगी, हम उनको स्ट्रेस स्ट्रांग करते हैं। ऐसे ही मेंटल जो इमेजिनेशन है, इस माइंड को भी हम स्ट्रांग कर सकते हैं। हमें इस माइंड पे भी वर्क करना पड़ता है, और अगर हम लगे रहेंगे तो अपने आप हमें मालूम पड़ जाएगा कि कैसे इस माइंड को हमें करना है। इच्छा केवल एक विचार है, एक संवेग है, ये धुंधली और क्षणिक है, ये अमूर्त और अव्यवहारिक है, तथा इसलिए इसका तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक कि इसे भौतिक रूप में नहीं बदल दिया जाता। क्योंकि इच्छा के संवेग को धन से रूपांतरित करने की प्रक्रिया में सिंथेटिक कल्पना का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, इसलिए आपको इस तथ्य को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि आपको ऐसी परिस्थितियों और स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिनमें आपको रचनात्मक कल्पना के प्रयोग की आवश्यकता हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि अगर हमें डेवलप करना है अपनी पावर को, अगर हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आना है, इन एक्शन से एक्शन में आना है, तो हमें इस फैकल्टी को, इस इमेजिनेशन पावर को यूज करना है, उसके ऊपर वर्क करना है। यूज करना, वर्क करना पे कैसे करेंगे? हमें सारी अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना कंसंट्रेशन देना है उसको डेवलप करने में, क्योंकि ये अकेले वो चीज है जो हमारी डिजायर्स, हमारी विशेस, हमारी इच्छाओं को रियलिटी में बदलेंगी, थ्रू रूपांतरण करेंगी। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। हो सकता है कि प्रयोग के अभाव से अपनी कल्पना शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई हो, इसे प्रयोग के द्वारा फिर से जगाया जा सकता है और सशक्त बनाया जा सकता है। यह शक्ति कभी नहीं मरती, हालांकि ये संभव है कि प्रयोग के अभाव से सोई हुई है। फिलहाल सिंथेटिक कल्पना के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यही वह शक्ति है जिसके प्रयोग के द्वारा आप अपनी इच्छा को मन से रूपांतरित कर पाएंगे। इच्छा के अमूर्त संवेग को धन के मूर्त अर्थात के रूपांतरण के लिए आपको योजना बनानी होगी। यह योजना या योजनाएं कल्पना की सहायता में बनाई जा सकती हैं, और मुख्य रूप से संकल्पित कल्पना शक्ति के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। संपूर्ण किताब को पढ़ लीजिए और फिर इस अध्याय पे आइए और तत्काल अपनी कल्पना की योजना बनाने के लिए काम पे लग जाइए। इसके द्वारा आपकी इच्छा धन से रूपांतरित हो सके। योजनाओं के बनाने के लिए विस्तृत निर्देश लगभग हर अध्याय में दिए गए हैं। इनमें से जो निर्देश आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ लगे उनका पालन करें, और अगर आपने पहले से ही ऐसा नहीं किया हो तो उसको अपने प्लान में शामिल कर लें। जिस क्षण आप इसे पूरा कर लेते हैं उसी क्षण आप निश्चित रूप से अमूर्त इच्छा को मूर्त रूप दे पाएंगे। पिछले वाक्य को एक बार और पढ़ें और जोर से पढ़ें, धीमी गति से पढ़ें, और जब आप ऐसा करें तो याद रखें कि जिस क्षण आपने अपनी इच्छा के व्यक्तित्व या अपनी प्राप्ति की योजना को लिख लेते हैं, उस वक्त आप दरअसल पहला कदम उठा लेते हैं, जिसकी मदद से आप अंततः अपने विचार को इसे भौतिक रूप में बदल पाएंगे। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें समझनी है, अगर योजना है, अगर कुछ है, उसको हमें क्लियर गाइडलाइंस लिखनी है कि क्या मेरे लाइफ का गोल है, क्या मेरा प्लान ऑफ एक्शन है, और प्लान ऑफ एक्शन लिखकर हमें उसको जोर से पढ़ना है, गोल कार्ड बनाना है प्रॉपर डिटेल में, और ये हमने फर्स्ट स्टेप ले लिया। उसके बाद धरती जहां आप रहते हैं, आप और हर भौतिक वस्तु विकासवादी परिवर्तन का परिणाम है, जिसके द्वारा पदार्थ के सूक्ष्म कण कर्म बुद्ध रूप से सुव्यवस्थित और नियोजित किए गए हैं। यही नहीं, और वह व्यक्तित्व अंत्यत हमें अनइम्पॉर्टेंट होते हैं। ये धरती आपके शरीर की कोई बिलियन कोशिका में से प्रत्येक और पदार्थ का हर अणु ऊर्जा के अमूर्त रूप में प्रारंभ होता है। सो हमें तो पता ही होगा ना ये बॉडी कैसे बनी है, ये मैटर कैसे आया है, यूनिवर्स कैसे बना है, हमारे अंदर इतने सारे एटम्स हैं, मिलियंस एंड एक्चुअली ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो हमारे अंदर पैदा होते हैं और मरते रहते हैं। उनका प्लान भी प्रॉपर तरीके से हुआ है ना, ये थोड़ा ना कि ऐसे ही बन गया है। सो हमें समझना होगा कि जैसे हमारे अंदर इतना क्रिएशन है, हर पल सेल्स मरते हैं, हर पल सेल्स आते हैं,
तो हमें भी अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए अपने अंदर एनर्जी लानी पड़ेगी। इच्छा एक विचार संवेग है। विचार संवेग ऊर्जा का रूप है। जब आप धन कमाने के विचार संवेग या इच्छा से प्रारंभ करते हैं तो आप अपनी सेवा से उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं जिनके द्वारा प्रकृति ने इस धरती की रचना की थी और इस ब्रह्मांड ने हर पदार्थ और आकार की रचना की थी, जिससे वो शरीर और मन भी शामिल हो सकता है, जिसमें विचार संवेग कार्य करते हैं। आप इन नियमों की मदद से अमीर बन सकते हैं जो अपरिवर्तनीय हैं, परंतु पहले आपको नियमों से परिचित होना चाहिए और उनका प्रयोग करना सीखना चाहिए। लेखक की आशा है कि अगर इन सिद्धांतों को बार 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 रिपीट किया जाए तो इनका हर संभव कोण से वर्णन किया जाए तो शायद आपके सामने वह रहस्य प्रकट हो जाए जिसके द्वारा ढेर सारी दौलत इकट्ठी की जा सकती है। वह अजीब और विरोधाभासी लगता है कि यह रहस्य दरअसल रहस्य नहीं है। प्रकृति इसी धरती पर उसका विज्ञापन करती है जिसमें हम रहते हैं। हमारी धरती, सितारे, ग्रह, हमारे ऊपर और चारों तरफ मौजूद तत्व, घास का हर तिनका और हमारी आंखों को दिखाई देने वाली हर जीवित प्राणी इस रहस्य को उजागर करती है। आगे आने वाले सिद्धांत कल्पना की समझ का रास्ता खोल देंगे। जब आप पहली बार इस फिलॉसफी को पढ़ें तो आप इतना समझ लें, उसे ग्रहण कर लें, उसके बाद इसे दोबारा पढ़ें और तब आप पाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से अधिक स्पष्ट हो गई है। तब आपको संपूर्ण स्थिति को अधिक व्यापक समझ प्राप्त होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन सिद्धांतों के अध्ययन में ना रुकें, ना ही झिझकें जब तक कि आप इस पुस्तक को कम से कम 3 बार पूरा ना पढ़ लें, क्योंकि इसके बाद आप इस पुस्तक को पढ़ना कभी बंद नहीं करेंगे। इस बात से एक और चीज का कथन क्लियर होता है कि हम सोचते हैं हमने किताब कर ली, बट एक्चुअली उस किताब को हमें बार 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 पढ़ना चाहिए। स्पेशली किताबों में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का वर्णन किया गया है और ये किताब है वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू थिंक एंड ग्रो रिच। कैसे हमें अपने आप को रिच बनाना है, मनी वाइज और हर पैराडाइम में, हर रियल में। विचार अमीरी का शुरुआती बिंदु है। विचार कल्पना द्वारा पैदा होते हैं। आइए हम कुछ सुपरिचित विचारों का परीक्षण कर लेते हैं जिनसे बहुत सारी दौलत कमाई गई है। ऐसी आशा है कि इन एग्जाम्पल्स से आपको उन तरीकों के बारे में निश्चित जानकारी मिल जाएगी जिसके द्वारा कल्पना का प्रयोग अमीर बनने के लिए किया जा सकता है। काफी साल पहले एक बहुत सुंदर स्टोरी है, सुनते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। काफी साल पहले एक बुढ़ा देहाती डॉक्टर शहर में आया। उसने अपना घोड़ा बांधा और धीरे से वह एक दवाई की दुकान में पिछले दरवाजे से घुस गया और युवा ड्रग क्लर्क से चर्चा करने लगा। 1 घंटे के बाद बूढ़ा डॉक्टर और क्लर्क धीरे धीरे बात करते रहे। डॉक्टर बाहर आया, वह अपनी बग्गी के पास पहुंचा और उसने उसमें से एक बड़ी सी पुरानी केतली, एक बड़ा लकड़ी का पेडल भी जिसका प्रयोग केतली के सामान को हिलाने के लिए किया जाता है, और उसने इन चीजों को स्टोर के पिछवाड़े में रख दिया। क्लर्क ने केतली की जांच की, अपनी अंदर की जेब में हाथ डाल के नोट निकाले और डॉक्टर को दे दिए। क्लर्क ने डॉक्टर को कुल $500 दिए थे जो उसकी पूरी बचत थी। डॉक्टर ने क्लर्क को एक छोटा सा कागज टुकड़ा भी दिया जिस पर एक गोपनीय फॉर्मूला लिखा हुआ था। उस छोटे से कागज पर लिखे हुए शब्द किसी राजा के खजाने के बराबर कीमती थे, परंतु डॉक्टर के लिए नहीं। वह जादुई शब्द केतली को उबालना शुरू करने के लिए आवश्यक थे, परंतु ना तो डॉक्टर ने और ना ही क्लर्क ये जानते थे कि इस केतली का इतना अथाह धन बरसेगा। बूढ़ा डॉक्टर केतली को $500 में बेच के बहुत खुश हुआ। क्लर्क अपने पूरे जीवन की बचत को एक कागज टुकड़े और एक पुरानी केतली के लिए दांव पे ला के बहुत जोखिम ले रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके निवेश से केतली जब उबलेगी तो उसमें से पिघला हुआ सोना बहेगा जो एक ही दिन अलादीन के चिराग के चमत्कारी प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ देगा। क्लर्क ने दरअसल जो खरीदा था वह एक विचार था। पुरानी केतली और लकड़ी का पेडल तथा कागज पर लिखा हुआ गोपनीय संदेश तो साथ में मिले थे। केतली का चमत्कारी प्रदर्शन तब होना शुरू हुआ जब इसके नए मालिक ने गोपनीय निर्देशों के साथ एक ऐसा तत्व मिलाया जिसके बारे में डॉक्टर कुछ नहीं जानता था।
सोचकर देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि वह क्या था जो उस युवक ने गोपनीय संदेश के साथ मिलाया था, जिसकी वजह से केतली में सोना बरसने लगा। यहाँ पर आपको एक ऐसी वास्तविक कहानी बताई जा रही है जो कल्पना से भी अधिक हैरान करने वाली है। तथ्य की कहानी जो एक विचार के रूप में प्रारंभ हुए। आइए हम सोने की उस विशाल ढेर की तरफ देखें जो इस विचार से उत्पन्न हुए। इसने बहुत धन कमाया और आज भी इस दुनिया भर में उन लोगों को बहुत धन कमाकर दे रहा है जो केतली की सामग्री करोड़ों लोगों के तक पहुंचा रहा है। पुरानी केतली आज दुनिया में शंकर के सबसे बड़े उपभोक्ता में से एक है और इस वजह से हजारों लोग को गन्ना उगाने का, शक्कर बनाने का और बेचने का रोजगार उपलब्ध करा रही है। पुरानी केतली हर साल करोड़ों लोग कांच की बोतलों से काम में लेती है, जिसमें कांच का काम करने वाले बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। पुरानी केतली पूरे देश के क्लर्क, स्टेनोग्राफ्स, कॉपीराइटर्स और एडवर्टाइजिंग विशेषज्ञों की फौज का रोजगार देती है। उसने इन दर्जनों कलाकारों को दौलत और शोहरत दिलाई है, जिनके इस प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हुए बेहतरीन पिक्चर्स बनाई हैं। पुरानी केतली छोटे से दक्षिणी शहर की दक्षिण की बिजनेस राजधानी बना दिया है, जहां ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शहर के हर बिजनेस और हर नागरिक को लाभ पहुंचाती है। इस विचार के प्रभाव अब दुनिया के हर सभ्य देश का वो लाभ पहुंचाता है और इसे छूने वाले हर आदमी को सोने की बहती हुई धारा में से हिस्सा मिलता है। केतली से बरसते सोने ने दक्षिण के एक प्रसिद्ध कॉलेज को बनाया, जहां हजारों युवक और युवतियां सफलता के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए। अगर पीतल की ये पुरानी केतली बोल सके तो हर भाषा में रोमांस की रोमांचक कहानियां सुनाएगी। प्रेम का रोमांस, बिजनेस का रोमांस, प्रोफेशनल पुरुषों महिलाओं का रोमांस, जो आपके द्वारा प्रतिदिन प्रेरित होते हैं। लेखक कम से कम एक ऐसे रोमांस के बारे में पूरी तरह आश्वस्त है क्योंकि वह इसका एक हिस्सा रहा है और इस स्थान पर ज्यादा दूर शुरू नहीं हुआ जहां से ड्रग क्लर्क की पुरानी केतली खरीदी थी। यहाँ पर लेखक अपनी पत्नी से मिला था और उसी ने लेखक को इस जादुई केतली के बारे में पहली बार बताया था। उस समय भी वह केतली से उबलने वाला सामान पी रहे थे जब लेखक ने उससे पूछा था, क्या तुम मुझे शादी करोगी? आप कोई भी हो, आप कहीं पर भी रहते हो, आप कोई भी काम करते हो, भविष्य में इतना याद रखें कि आप कोका कोला शब्द सुने तो आप ये याद कर लें कि दौलत और प्रभाव का एक साम्राज्य एक विचार से शुरू हुआ था और ड्रग क्लर्क आशा कैलेंडर ने इस गोपनीय फॉर्मूला के साथ जो रहस्यमय तत्व मिलाया गया था वह था कल्पना, इमेजिनेशन। ठहरिए और इसके बारे में एक पल सोचिए। यह भी याद रखिए कि अमीरी के जो कदम इस पुस्तक में बताए गए हैं उनके सारे कोका कोला का प्रभाव दुनिया के हर शहर, कस्बे, गांव और चौराहों पर फैला हुआ है और आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला हर विचार जो कोका कोला की तरह दमदार और संभावनापूर्ण हो, दुनिया भर की प्यास बुझाने वाले इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकता है। अगर मैं $10 लाख मिल जाए तो मैं क्या करूंगा? यह कहानी उस पुरानी कहावत की सच्चाई से धार करती है, जहां चाहा वहां रहा। यह मुझे बेहद प्रिय शिक्षाविद और धर्मोपदेश स्वर्गीय फ्रैंक डब्ल्यू गुंसालेस ने सुनाई थी, जिन्होंने शिकागो के स्टॉक यार्ड वाले क्षेत्र में धर्मोपदेश का अपना करियर शुरू किया था। जब गुंसालेस कॉलेज में पढ़ता था तो उससे हमारे शिक्षा तंत्र में कई दोष नजर आए। उसे विश्वास था कि अगर ये वह कॉलेज का प्रमुख बन जाए तो वह इन दोषों को दूर कर सकता है। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह एक नया कॉलेज बनाएगा जिसमें वह अपने विचारों को आजमाएगा और शिक्षा के पारंपरिक तरीके से हटकर कुछ करेगा। उसे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए $10 लाख की जरूरत थी। वह इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटा पाएगा? यही सवाल उस महत्वाकांक्षी युवा धर्मोपदेश के विचार के साथ कौंता रहता, परंतु वह इस दिशा में कोई प्रगति नहीं कर पा रहा था। हर रात को वह अपने बिस्तर पर इस विचार के साथ सोता था कि हर सुबह इसी विचार के साथ वह नींद से जागता था। वह जहां भी जाता उस विचार को साथ साथ लेकर जाता था।
वह उसे लगातार अपने दिमाग में बिठाता रहता जब तक कि वह विचार प्रबल दीवानगी में नहीं बदल गया। दार्शनिक और धर्मोपदेशक होने के कारण डॉक्टर गुंसालेस ये बात समझते थे कि जो जीवन में सफल होने वाले सभी लोग समझते हैं कि लक्ष्य की निश्चितता ही वो शुरुआती बिंदु है जहां से इंसान की शुरुआत करनी चाहिए। वे ये सब जानते थे कि लक्ष्य निश्चित हो जाने के बाद वे जीवंत हो जाते हैं, उनमें जीवन और शक्ति का संचार होता है, खासकर तब जब वो इनके पीछे इस लक्ष्य के भौतिक रूप में रूपांतरित करने की धधकती हुई इच्छा हो। धधकती हुई इच्छा, एब्सोल्युटली, ये मुझे करना ही करना है, रियली दैट इच्छा, वो प्रबल इच्छा होनी चाहिए। वे इन सारी महान सच्चाइयों को जानते हैं, परंतु वे ये नहीं जानते थे कि उनके पास $10 लाख कहाँ से आएंगे। आमतौर पर इसका स्वाभाविक तरीका, ये सिंपल तरीका ये होता है कि हार मान लेते हैं लोग और कहकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। मेरा विचार तो अच्छा था, परंतु मैं इस बारे में कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं इसके लिए आवश्यक $10 लाख नहीं जुटा सकता। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल यही किया होता, परंतु डॉक्टर गुंसालेस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो कहा और उन्होंने जो किया वह महत्वपूर्ण है कि मैं अब उन्हें खुद ही अपनी बात कहना देता हूँ। तो अब उनके वर्ड्स में बात सुनते हैं। शनिवार की एक दोपहर में अपने कमरे पे बैठा हुआ सोच रहा था कि अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए मैं किस तरीके से आवश्यक धनराशि जुटाऊंगा। लगभग 2 साल तक मैं सोचता रहा, परंतु मैंने सोचने के अलावा कुछ नहीं किया था। अब कर्म करने का समय आ चुका था। मैंने तभी अपना मन बना लिया है कि मैं एक सप्ताह में $10 लाख की राशि जुटाऊंगा। कैसे? मैं धनराशि निश्चित समय सीमा से जुटाऊंगा। मुझे आश्वस्त करने वाली एक अजीब सी राहत महसूस हुई, जो मुझे इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। मेरे अंदर ऐसे कोई कह रहा था, तुम इस निर्णय पे बहुत पहले क्यों नहीं पहुंचे? ये धनराशि लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही है। घटनाएं तेजी से हुई। मैंने अखबार वालों को बुलाया और बोला कि मैं अगली सुबह एक व्याख्यान दूंगा जिसका शीर्षक होगा, अगर मेरे पास $10 होते तो मैं क्या करूंगा। मैं तत्काल व्याख्यान करने के लिए जुट गया, परंतु मैं आपको सच बताऊं, यह काम मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं इस व्याख्यान को लगभग 2 साल से तैयार कर रहा था। आधी रात की काफी पहले मैंने व्याख्यान लिखना समाप्त कर लिया। मैं बिस्तर पर गया और विश्वास की अनुभूति के साथ सोया, क्योंकि मैं देख सकता था कि मेरे पास $10 लाख मौजूद हैं और मैं उनका मालिक हूँ, स्वामी हूँ। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, बाथरूम में गया, व्याख्यान को पढ़ा और उस अपने घुटने टेके और पूछा कि क्या मेरा प्रवचन किसी ऐसे आदमी को क्या ध्यान आकर्षित कर सकता है जो आवश्यक धनराशि प्रदान कर सके। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे वही आश्वस्त करने वाली अनुभूति एक बार फिर हुई कि धनराशि आने ही वाली है। मैं इतना रोमांचित था कि मैं व्याख्यान को साथ ले जाना भूल गया और मुझे इस बात का पता ही नहीं चला जब तक मैं श्रोताओं के सामने खड़ा होकर उसे शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो गया। जब मैंने नोट्स निकालने की का वक्त नहीं था, उन्हें घर पे भूल आना मेरे लिए वरदान साबित हुआ। नोट्स के बजाय मैंने अंतर्मन ने मुझे जैसे जरूरत का सारा सामान प्रदान कर दिया। जब मैं अपना प्रवचन शुरू करने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं अपने सारे सपनों के बारे में अपने दिल और आत्मा से बोला। मैंने ईश्वर से भी बात की। मैंने बताया कि अगर ये धनराशि मेरे हाथों में रख दी जाए तो मैं $10 लाख में क्या कर सकता हूँ। मैंने योजना विस्तार में बताई जो मेरे मन में थी। मैंने बताया कि किस तरीके की महान शैक्षणिक संस्था बनाने जा रहा हूँ जहाँ युवा लोग व्यवहारिक चीजें करना सीखेंगे और साथ ही उनके मस्तिष्क का विकास भी होगा। जब मैंने भाषण समाप्त कर दिया और मैं बैठ गया तो पीछे की तीसरी पंक्ति से एक आदमी धीमे से अपनी कुर्सी से उठा और मेरी तरफ आगे बढ़ा। मैं हैरान था कि ये क्या करने के लिए मेरे पास आ रहा है। वह मंच पर आया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे आपका भाषण पसंद आया। मुझे विश्वास है कि आपने जो कहा है वह आप सचमुच कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास $10 लाख हों। ये सिद्ध करने के लिए कि आप में और आपके प्रवचन में मुझे विश्वास है, मैं आपको $10 लाख दे सकता हूँ। अगर आप कल सुबह मेरे ऑफिस में आ जाएं। मेरा नाम फिलिप डी आमिर है। युवा गुंसालेस मिस्टर आमिर के ऑफिस पहुंचे और उसे $10 लाख मिल गए। उस धनराशि से
उसने आर्मर यूनिवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नींव डाली, जिससे अब इलिनॉस इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बहुत फेमस है। इट्स अमेजिंग फॉर एक्सपेरिमेंट्स, फॉर इन्वेंशंस। ये $10 लाख उसके पास एक विचार के परिणाम के रूप में आए। इस विचार के पीछे इच्छा शक्ति थी, जिसे युवा गोंसालेस अपने दिमाग से लगभग 2 सालों से पाल रहा था। इस महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ ध्यान दीजिए। जब वह अपने मन में निश्चित निर्णय में पहुंच गया, तो उसने इसे हासिल करने के लिए एक निश्चित योजना पर अमल करने का फैसला किया। उसके 36 घंटे बाद ही उसे पूरी धनराशि मिल गई। 2 साल से कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आइडिया है पर प्लान नहीं बनाया है। प्लान बनाओ, पेपर पे लिखो, उस पर एक्शन लो, एंड यूनिवर्स वेट करे हमको देने के लिए। $10 लाख के बारे में युवा गोंसालेस के अस्पष्ट चिंतन और धुंधली आशा के बारे में कुछ नया या अद्भुत नहीं है। उसके पहले और उसके बाद भी बहुत से लोगों के मन में कई तरह के विचार आए थे, परंतु उस यादगार शनिवार को जब तक अपने निर्णय पे पहुंचा, तो उस निर्णय से कुछ भिन्न और अभूतपूर्व हुआ। जब उसने अस्पष्टता को अलग हटा दिया और निश्चितता से कहा, मैं 1 सप्ताह में धनराशि जुटा लूंगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस सिद्धांत डॉक्टर गोंसालेस को $10 लाख दिए थे, वह सिद्धांत आज भी जीवित है। ये सिद्धांत आपके लिए भी काम कर सकता है। यह यूनिवर्सल लॉ है। शाश्वत नियम आज भी उतना ही काम करेगा जितना कि यह पहले उस युवा धर्मोपदेश के लिए काम करता था, जिससे अपने इरादों में जबरदस्त कामयाबी मिली थी। अब हम ये यहाँ से कल पढ़ेंगे। अभी इतना ही। आज अच्छा लंबा पढ़ाई हो गई, कल आगे पढ़ते हैं। सो लॉट्स ऑफ लव। जो हम सीखते हैं उसको प्लीज 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 यूज करें। आइडियाज अगर आपके पास हैं तो उनको तब्दील करें इन मेकिंग देम स्ट्रॉन्गर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन